स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस में। मैं आर पी अवस्थी आप सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और पूर्व के लेक्चर में हमने पढ़ा था सिकंदर के आक्रमण के संबंध में, यानी यूनानी आक्रमण के बारे में। जैसा कि पूर्व लेक्चर में मैंने बताया था कि उस समय छोटे छोटे राज्य थे। हेमचंद्र राय चौधरी ने तत्कालीन समय में पंजाब और सिंध प्रांत के ऐसे 28 राज्यों का वर्णन किया है जिनके पास खुद की सेनाएं थीं और युद्ध एवं मैत्री के अधिकार उनके पास सुरक्षित थे। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। आइए पढ़ते हैं मौर्य वंश। भारतीय इतिहास हमारा विषय है। भारतीय इतिहास और आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो या मौर्य साम्राज्य कह सकते हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, इसका जो शासनकाल है वो 323 ईसा पूर्व से 184 ईस्वी तक का है। 323 ईसा पूर्व से 184 ईस्वी तक। ठीक, तो ये मौर्य साम्राज्य है। अब प्रश्न उठता है कि मौर्य साम्राज्य की हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय इतिहास लेखन का प्राविधान नहीं था। हमारे देश में एक ये विडंबना रही है कि आर्यों के समय से धार्मिक कृत्यों का बोलबाला रहा, धार्मिक गतिविधियों पर ज़्यादा जोर दिया गया, समाज को कर्मकांडों में उलझाया गया, धार्मिक जो साहित्य रहा उसे लिखा गया, उसे बढ़ावा दिया गया, लेकिन समाज में दिन प्रतिदिन की घटने वाली घटनाओं का कोई क्रमिक विवरण उपलब्ध नहीं होता है। तो एक ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो तत्संबंध में कई ऐसे स्रोत हैं जिनसे ये जानकारी प्राप्त होती है। ये स्रोत कौन कौन से हैं देखिए। वैसे क्रमिक विवरण तो मिलता ही नहीं, क्रम से कोई ऐसा विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं जिसके आधार पर हम मौर्य साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन कर सकें। लेकिन प्रसंगवश उस समय जो रचनाएं हुई उनमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन आता है, उल्लेख किया गया है। और ये एक ऐसा समय था कि यदि किसी ने कोई लेखन कार्य किया तो उसमें प्रसंग से ही, या यूँ कह सकते हैं अकस्मात, कहीं न कहीं तत्कालीन राजा का उल्लेख हो जाता था। साथ ही साथ उसमें काल वर्णन भी नहीं किया गया है, उनका पीरियड भी नहीं दिया गया है कि किस समय से किस समय तक वो राजा रहे। हाँ, उस समय की कोई अगर रचना है या वो रचना उस राजा से संबंधित है तो ही इसका जिक्र जो है उस घटना में आ गया है। तो इसके स्रोतों में हम देखते हैं कि पहला आता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में आप जानते हैं वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद ये आते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन सा ऐसा स्रोत है जिससे इसकी जानकारी होती है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा ये उनकी रचना है।
कौटिल्य की, तो इसमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन है। ठीक। तत्पश्चात अगला जो स्रोत है तो विशाख दत्त का जो नाटक है, विशाख दत्त ने जो नाटक लिखा मुद्रा राक्षस, उससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी होती है। विशाख दत्त, विशाख दत्त कृत यानी विशाख दत्त के द्वारा रचित नाटक, नाटक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। ठीक। इससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला जो स्रोत आता है साहित्य के अंतर्गत, वो आता है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर। और अगला स्रोत है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी। इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अब आता है बौद्ध ग्रंथ। ये तो ब्राह्मण साहित्य हो गया। बौद्ध ग्रंथ, कौन से ऐसे बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे हमें बौद्ध मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश टीका। दीपवंश ये बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ का नाम है दीपवंश महावंश बोधि टीका। टीका क्या होता है कि किसी ग्रंथ का विवेचन करके उस पर जो टीका टिप्पणी करके उसका विवेचन किया जाता है, टीका कहलाता है। तो महाबोधि टीका या महावंश भी कहा जाता है इसे, या महावंश टीका भी इसे कह सकते हैं, महावंश टीका। ठीक। फिर है अगला जो ग्रंथ है वो है महाबोधिवंश। महाबोधि वंश। दिव्यावधान। इससे हमें बहुत मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। ये बौद्ध साहित्य के ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक। इसके बाद आते हैं हम जैन साहित्य के बारे में। ठीक। तो जैन साहित्य क्या है, कौन कौन सा ऐसे जैन साहित्य के ग्रंथ हैं जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है? ठीक। तो जैन साहित्य में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। ठीक। और महेंद्र का जो परिशिष्ट वर्मन है, ठीक, हेमचंद्र का, हेमचंद्र का परिशिष्ट वर्मन। इससे जो है जैन मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। परिशिष्ट वर्मन, तो इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हो गए ऐसे स्रोत
जो ऐतिहासिक न कह करके जिसे हम साहित्यिक कह सकते हैं। इसके बाद आता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण से भी हमें इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। तो विदेशी जो साहित्य है, विदेशियों ने लिखा, विदेशी विवरण में क्या क्या आता है देखिए। विदेशी विवरण, विदेशी जो लेखक हैं उनके लेखन के द्वारा उनसे उपलब्ध साहित्य से भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें स्ट्रैबो, कर्टियस, डियोडोरस, स्ट्रैबो, कर्टियस, डियोडोरस, प्लूटार्क, ठीक, प्लूटार्क, और प्लूटार्क के अतिरिक्त जस्टिन और अरिस्टोबुलस, जस्टिन, अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, इनका जो साहित्य है, इन्होंने जो लेखन कार्य किया है उससे जैन धर्म के मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को, यह पूछा गया है सवाल परीक्षाओं में, चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा है? सैंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस, ये पूछा गया है सवाल, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से संबोधित किया है, और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस, प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा है? एंड्रोकोटस। ये दोनों सवाल पूछे गए परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली बात आती है जो वो ये है कि सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। सबसे पहले विलियम जोन्स ने, यह भी सवाल पूछा गया है, सैंड्रोकोटस की पहचान, सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। अब इस विवरण से ज्ञात हो जाता है कि तत्कालीन समय में यानी 323 ईसा पूर्व से 184 ईस्वी के बीच तक जो मौर्य साम्राज्य रहा, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रभावशाली राजा रहा। और इसके बाद जो है स्ट्रैबो
के अनुसार चंद्रगुप्त ने पालिब्रोथस उपनाम धारण किया था। यानी स्ट्रेबो का मानना था स्ट्रेबो स्ट्रेबो ने ये बात बताई कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पालिब्रोथस, स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथस यानी इसका अर्थ क्या है? पाटलिपुत्रक, अर्थात पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया। यानी उपनाम जो है एक सरनेम के रूप में ये नाम रहा, उपनाम धारण किया। ठीक। अगली बात जो है वो है चीनी यात्रियों के बारे में। यानी हम अभी बात कर रहे थे विदेशी विवरण की, तो इसमें चीनी यात्री हुएनसांग और फाहियान, इनका विवरण आता है। तो उनके विवरण से भी जो है मौर्य साम्राज्य की जानकारी होती है। फाहियान और हुएनसांग, साथ ही साथ इत्सिंग की यात्रा से जो विवरण तैयार किया गया, यानी उनका यात्रा विवरण है, उससे मौर्य युगीन सभ्यता संस्कृति की जानकारी एवं चंद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। चीनी यात्री कौन कौन से हैं? चीनी यात्री फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग। इनके जो यात्रा विवरण है, तो यात्रा विवरण से मौर्य साम्राज्य की सांस्कृतिक, साहित्यिक और जो उस समय की गतिविधियां थीं उनका पता चलता है, और तत्कालीन जो सभ्यता संस्कृति थी इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। और जो अंतिम साक्ष्य आता है, जो मानक स्थापित करता है, वो है पुरातत्व। ठीक। पुरातत्व एक ऐसा स्रोत है जो प्रमाणिक जानकारी देता है। तो इस काल के पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के लेख जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अशोक के लेख, यही लेख ऐसे हैं जिनसे जो है सम्राट अशोक की जानकारी प्राप्त होती है। अदरवाइज किसी को मालूम ही नहीं था कि सम्राट अशोक नाम का कोई राजा भी हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सर्वाधिक ख्याति प्राप्त अगर कोई शासक रहा है तो वो सम्राट अशोक रहा है। तो अशोक के लेख ये पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आते हैं। इनसे जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के करीब 37 अभिलेख मिले हैं। ठीक। भारत, पाकिस्तान
अफगानिस्तान में करीब 37 ऐसे अभिलेख मिले हैं, 37 अभिलेख ऐसे मिले हैं जिनसे हमें सम्राट अशोक के बारे में और साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों से अशोक के शासन काल के समय की सारी गतिविधियों का पता चलता है। जो भी शासन किया, जिस समय मतलब जितने वर्षों तक का शासन किया सम्राट अशोक ने, उसकी गहरी जानकारी, लगभग पूरी की पूरी जानकारी इन अभिलेखों से मिलती है सम्राट अशोक के बारे में। साथ ही साथ शक महाक्षत्रप रुद्रदामन, शक महाक्षत्रप, ये शक राजा थे। रुद्रदामन, इनका जूनागढ़ अभिलेख है, सर्वाधिक ख्याति प्राप्त अभिलेख है इनका, रुद्रदामन का जूनागढ़, गुजरात में पड़ता है अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, इस अभिलेख से भी, यानी जूनागढ़ अभिलेख से भी जो है मौर्यकालीन जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और ये ऐसा साक्ष्य है जिसे जो इतिहास में बहुत महत्व रखता है। मतलब सुदर्शन झील के निर्माण की भी जानकारी प्राप्त होती है इससे। तो अत्यंत ख्याति प्राप्त अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। तो इन साक्ष्यों के आधार पर ही जो है मौर्य साम्राज्य इतिहास में जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पीरियड में हम ये पढ़ेंगे कि मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था और मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।